गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर बबीता यादव राजकीय लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय कोटपुतली से सहचार्य पद पर हूँ। और बेटा आज मैं आपको भूगोल विषय में चट्टानों के बारे में जानकारी दूंगी। सबसे पहले चट्टानें क्या होती हैं। भूमि की पपड़ी के पदार्थों को ही चट्टान कहा जा सकता है। हम ये कह सकते हैं चट्टान शब्द का तात्पर्य किसी कठोर तथा दृढ़ भाग से लिया जाता है, किंतु भूगर्भ शास्त्र और भूगोल में चट्टान शब्द का प्रयोग है वो व्यापक अर्थ में किया जाता है। इसमें बेटा हम ये कह सकते हैं कि चट्टानें हैं वो एक तरह से 98% भाग है हमारे धरातल का वो चट्टानों से ही बना है। चट्टान में उन सभी पदार्थों को शामिल किया जाता है, वो चाहे कठोर हो या कोमल हो। चट्टान ग्रेनाइट, बालू का पत्थर या मतलब कैसी भी कोमल भी हो सकती हैं, कठोर भी हो सकती हैं। अब आता है चट्टानें मेनली बेटा 3 प्रकार की होती हैं सामान्य विभाजन के अनुसार। नंबर 1 आग्नेय शैल, नंबर 2 रूपांतरित शैल और नंबर 1 आग्नेय, नंबर 2 अवसादी और नंबर 3 रूपांतरित। अब इनके आधार पर आग्नेय शब्द, सबसे पहले आग्नेय शैलें क्या होती हैं। आग्नेय शब्द लैटिन भाषा इग्नियस से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अग्नि। अर्थात इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इनका निर्माण अग्नि के योग से हुआ है। किंतु आग्नेय शैलों की जो रचना है वो तप्त एवं गर्म मैग्मा जो ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलता है उनके ठंडा हो जाने से होती है। अब आता है कि सचमुच में अग्नि नहीं होती है। आग्नेय का निर्माण मैग्मा के ठंडा होकर जमकर ठोस होने से होता है। सर्वप्रथम इसी शैल का निर्माण हुआ था, इसलिए इसे प्राथमिक शैलें भी कहते हैं। इसकी प्राथमिकता के कारण अन्य चट्टानें भी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से इसी चट्टान से इसका निर्माण माना जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में भी इनका निर्माण हो रहा है। ज्वालामुखी उद्गार के समय गर्म एवं तप्त लावा पृथ्वी के अंदर तथा बाहर जमकर ठोस होकर आग्नेय शैल का रूप ले लेता है। तो अब आता है आग्नेय शैल की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। मतलब कह सकते हैं कि आग्नेय शैलें बहुत कठोर होती हैं और बहुत मुश्किल से इनके ज्वाइंटों में पानी जा सकता है, नहीं तो ये पानी को नहीं जाने जाती हैं। लंबे समय से ये खुले रहने के कारण कभी कभी चट्टान इतनी मुलायम हो जाती है कि वह फावड़े से आसानी से खोदी जा सकती है। ये रवेदार तथा दानेदार होते हैं, परंतु रवों की बनावट में पर्याप्त अंतर मिलता है बेटा। इनके आकार और रूप में भी पर्याप्त अंतर होता है। तो ये कह सकते हैं कि इन कणों की बनावट मैग्मा के ठंडे होने पर डिपेंड करता है। यदि ठंडे होने की गति है वो तीव्र है तो तेज़ी से जमने लगता है और इसमें कणों का बनना पूर्ण नहीं हो पाता। इस कारण ये या तो रवे होते ही नहीं इसमें, और यदि होते भी हैं तो बहुत बारीक होती हैं, जिन्हें बिना किसी यंत्र की सहायता से देखा नहीं जा सकता। इसके विपरीत जब मैग्मा धरातल के नीचे ठंडा हो जाता है और धीरे धीरे जमता है, जब धीरे धीरे जमता है तो ये जो कणों का आकार वो पूर्ण हो जाता है और ये रवेदार चट्टानें बनती हैं। इनमें रवे बड़े बड़े होते हैं। अच्छा, इनमें बेटा परतें नहीं पाई जाती हैं। आग्नेय चट्टानों में परतें क्यों नहीं मिलती? क्योंकि ये लावा के ठंडा होने से बनती हैं, तो इसमें तह जमा नहीं हो पाती और इसमें पानी भी बहुत कम, मतलब अप्रवेश्य होती हैं ये। इनमें जीवावशेष भी नहीं पाए जाते क्योंकि ये तो गर्म तप्त लावा से बनी है, इसलिए इनमें जीवावशेष नहीं बनते। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये चट्टानें बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती हैं, प्राइमरी होती हैं, रवेदार होती हैं और अप्रवेश्य होती हैं। ये इनकी प्रमुख विशेषताएं हैं। अब उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर या रासायनिक संरचना के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो है एक तो अंतर्निर्मित आग्नेय चट्टानें होती हैं, एक बाह्य निर्मित आग्नेय चट्टानें होती हैं। अब जो अंतर्निर्मित चट्टानें होती हैं बेटा, ये क्या होता है कि जब पृथ्वी के नीचे, धरातल के नीचे मैग्मा होता है वो वहीं पर ठंडा हो जाता है और कणों में फंस जाता है, परतों में फंस जाता है पृथ्वी के लेयर्स में, तो वो अंतर्निर्मित कहलाते हैं। और बाह्य वो होती हैं
जो बाहर आने पर जमता है, धरातल पर पहुंचकर जमता है, तो वो बाह्य निर्मित चट्टानें होती हैं। तो ये रासायनिक संरचना के आधार पर है। अब आता है ये जो पातालीय चट्टानें होती हैं, जो अत्यधिक गहराई पर होती हैं, उन जो चट्टानें हैं, इसी तरह मध्यवर्ती अंतर्जात चट्टानें हैं, उनसे कुछ जो अंतर्जात आग्नेय शैल हैं उनमें कई रूपों में उनका जमाव होता है। अब ये कई रूप कैसे कैसे हैं देखिए, एक आता है लैपोलिथ, एक बैथोलिथ आता है। तो सबसे पहले हम करेंगे बैथोलिथ। बैथोलिथ क्या है, एक मतलब गुंबदनुमा आकृति होती है उभरे हुए आग्नेय शैल के आकार की। ये प्राय गुंबद के आकार के रूप में होती हैं। इनके किनारे खड़े ढाल वाले होते हैं और आधार तल अधिक गहराई में होता है। अपर द्वंद द्वारा इसका ऊपरी भाग दिखाई देता है, परंतु इसका आधार कभी नहीं देखा जा सकता। इसका ऊपरी भाग अत्यधिक असमान व उबड़ खाबड़ होती है। खासकर जो बैथोलिथ है वो पर्वतीय क्षेत्रों में, जहाँ पर ज्वालामुखी का उद्गार होता रहता है, ये पाए जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बैथोलिथ हैं वो रांची बैथोलिथ बहुत ही फेमस है। इसी के अनुसार दूसरा है लैकोलिथ। लैकोलिथ मैग्मा निर्मित एक वृत्त आकार का होता है। इसका रूप उत्तल ढाल के रूप में होता है। लैकोलिथ खासकर परतदार चट्टानों के बीच पाए जाते हैं। जब लावा का बहुत तेज़ी से उद्गार होता है और गैसें जोर से इस शैल को ऊपरी उत्तल चाप के रूप में इसको घुमा देती हैं, तो एक गुंबदाकार के रूप में ये बदल जाता है। तो इसे हम बोलते हैं लैकोलिथ की चट्टान, लैकोलिथ। अब ये देखिए, अब तीसरी जो चट्टान है वो यहाँ दी गई है, वो है फैकोलिथ की चट्टान। फैकोलिथ क्या होता है, ज्वालामुखी उद्गार के समय मोड़दार पर्वतों की अपनति और अभिनति, यानी कि उनका घुमाव, नीचे की ओर जाना और ऊपर की ओर जाना, इस रूप में जमाव होता है मैग्मा का। तो इस प्रकार की जो आग्नेय शैल है वो अर्थात लहरदार जो शैल बन जाती है उसे कहते हैं हम लैकोलिथ और फैकोलिथ। तो ये होती है, देखिए ये दिखाया गया है फैकोलिथ की संरचना कि अपनति ऊपर वाला हिस्सा है और अभिनति नीचे वाला पार्ट है। इसी तरह लैपोलिथ। अब ये लैपोलिथ क्या होता है, लैपोलिथ में ये माना गया है कि लैपोलिथ जर्मन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है लोपाज, और इसका अर्थ होता है छिछली बेसिन। जब मैग्मा का जमाव धरातल के नीचे अवतल आकार वाली छिछली बेसिन में होता है तो ये तस्तरी नुमा हो जाता है, और तस्तरी नुमा इस जमाव को लैपोलिथ कहते हैं। इसके अतिरिक्त सिल क्या होता है, सिल क्या है, सिल में मैग्मा है वो, ये देखिए सिल, इसमें आग्नेय शैल समूह होते हैं और जब सिल परत के रूप में आग्नेय शैल का जमाव होता है, जब मैग्मा बाहर की ओर निकलता है तो मैग्मा का जमाव परतदार या रूपांतरित शैलों की परतों के बीच में हो जाता है, अर्थात ये मौलिक चट्टान से समानांतर ही हो जाता है। एक तरह से सिल का मतलब है सीधे रूप में परतों के बीच बीच में इनका जमाव हो जाना सिल कहलाता है। इसी तरह से अब आता है डाइक। डाइक क्या होता है, डाइक जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो रास्ते में ही जो लावा है वो सूख जाता है, एक तरह से दीवार की तरह खड़ा हो जाता है, एक तरह से डाट लगा के और खड़े हो जाती है। तो ये डाइक कुछ सेंटीमीटर से सैकड़ों मीटर तक भी हो सकती है, तो ये कई किलोमीटर तक भी हो सकती है। कुछ आग्नेय शैलें अपने जो आसपास की चट्टानें हैं उनसे ज़्यादा कठोर होती हैं, तो ये डाइक की आकृति होती है, और कुछ डाइक मुलायम भी होती हैं। तो इस तरह से ये डाइक की अवस्थाएं हैं। इसके अतिरिक्त फिर डाइक के अलावा और भी कई लैपोलिथ, फैकोलिथ और ये सारी की सारी आकृति हैं, वो आग्नेय जो चट्टानें हैं वो पाताल में जम जाने से या भूगर्भ के नीचे से ऊपर आते समय अनेक प्रकार की इस प्रकार की आकृतियों को जन्म देती हैं, और इससे हमारे ये चट्टानें बनती हैं।